रोमांचक उपन्यास शरीफ गुंडा का अध्याय 25। युग शेखर सब अच्छी तरह से देखभाल करते हुए ताजमहल सेठ के गेट पर पहुंचा, जहां पर भैरव दत्त के साथ फुलराज देवी, ज्योति और रसिक रंजन पायल खड़े मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। वेलकम युग साहब, मैंने आला हुजूर को फरमाया था कि मेरे धारावाहिक बेगम साहिबा में हीरो की जरूरत है। शायद आपका मन कुछ बदला हो। रसिक रंजन पायल ने युग शेखर को देख के हंसते हुए कहा, जनाबे आली, मैं अपने पैसे में ही ठीक हूं और वैसे भी आजकल हीरो से ज्यादा विलेन का डिमांड है। युग शेखर मुस्कुराते हुए बोला। युग शेखर ने भैरव दत्त को देखा और इशारों ही इशारों में बताया कि सब कुछ ठीक है और आगे बढ़ गया। उसने ध्यान से देखना शुरू किया। रचना और गौरव साथ में थे। नैशा किसी व्यक्ति से हंस हंस के बातें कर रही थी। युग शेखर ने अपने कोट में लगे 5 गुप्त कैमरे को ऑन कर दिया। उसमें से 2 तो उसके पीठ पर लगे थे, जबकि दोनों कंधे पर और एक सामने का फिल्म बनाने में मशगूल था। युग शेखर स्टेज के पास पहुंचा, जहां पर अभी तक खुशबू और दिगंबर नहीं आए थे। स्टेज के नीचे रखे गद्देदार चेयरों पर मेहमान विराजमान हो गए थे और ब्राइड ग्रूम का इंतजार कर रहे थे। 4-5 वेटर मेहमानों को सॉफ्ट ड्रिंक और कुछ खाने का सामान सर्व कर रहे थे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, क्योंकि प्रदेश सरकार के 3 मिनिस्टर भी शादी में शामिल हुए थे और तेलुगु फिल्म के स्टार भी वहां मौजूद थे। वहां से संतुष्ट होकर युग शेखर उस तरफ बढ़ा जहां खाने पीने का इंतजाम किया गया था। लेकिन अभी वहां इक्का दुक्का लोग ही थे। कुछ दूरी पे एक बंद हॉल सा बनाया गया था, जहां से मिक्स धुन की आवाजें आ रही थी। युग शेखर उधर की तरफ बढ़ गया। हॉल बहुत बड़ा था। वहां कुछ जोड़े डीजे की धुन पे एक दूसरे का हाथ पकड़े मस्ती से झूम रहे थे। युग शेखर बहुत ही सुकून मिला। अब उसे लगने लगा था कि वाकई कोई भैरव दत्त को परेशान करने के लिए धमकी दे रहा था। तभी युग शेखर की मोबाइल की घंटी बजी। उसने देखा स्क्रीन पे भैरव दत्त का नाम आ रहा था। उसने कॉल को रिसीव किया। हेलो, मैं बोल रहा हूं। एक घड़घड़ाती आवाज सुनकर युग शेखर अपनी जगह से 1 फुट उछल पड़ा। तुम? और इस नंबर से? मैं यही हूं जासूस महोदय, तुम घबराओ मत और कोशिश भी मत करो। खुशबू का कत्ल होगा। खुशबू के कत्ल का समय मुकर्रर हो गया है। अब बचा सकते हो तो उसे बचा कर दिखाओ। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब सजा भुगतने को तैयार हो जाओ। कहने के साथ ही फोन कट कर दिया गया। युग शेखर को ऐसा लगा जैसे लकवा मार गया हो। कुछ देर तक वो तो वहां अपनी जगह से हिल ही नहीं सका। जब उसने अपने दिमाग को कंट्रोल में किया तो फिर वो तेजी से ताजमहल के गेट की तरफ भागा। गेट पे सिर्फ ज्योति और रसिक रंजन पायल मौजूद थे। दत्त साहब कहाँ हैं? कहाँ गए? युग शेखर ने ज्योति से पूछा। मम्मी पापा तो खुशबू को लेने गए हैं। अब वरमाला का टाइम हो गया है, इसलिए मम्मी पापा उसे स्टेज तक लाने गए हैं। लेकिन आप इतना घबराए क्यों हैं? क्या हुआ? ज्योति की बातों को ध्यान दिए बगैर युग शेखर बंगलो की तरफ भागा और भागते हुए उसने अपने मातहतों को भी अभी आईफोन के बारे में बताया और उसके बाद उसने डीसीपी सुब्बा राव को फोन मिलाया। सर, युग शेखर सर, वो यही है, इसी पार्टी में मौजूद है और खुशबू की कत्ल की धमकी दे रहा था। कहने के साथ ही युग शेखर ने फोन कट कर दिया। वो भागता हुआ बंगलो के ड्राइंग रूम में पहुंचा और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ तेजी से भागा। जैसे ही पहली सीढ़ी पर उसका पांव पड़ा, उसकी निगाहें ऊपर उठी। सहसा उसके पैरों को ब्रेक लगा। खुशबू अपनी सहेलियों के साथ नीचे उतर रही थी। साथ में दिगंबर भी था। युग शेखर की निगाहें भैरव दत्त और फुलराज देवी को ढूंढने लगी। युग शेखर ने देखा भैरव दत्त और फुलराज देवी उतरते लोगों में से सबसे पीछे थे। युग शेखर को समझ में न आया कि क्या करें। वह असमंजस की स्थिति में फंस गया। फिर उसने कुछ डिसाइड किया और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए वह खुशबू के नज़दीक पहुंचा और इतने टेंशन में भी वह खुशबू के ऊपर गई अपनी निगाहें न हटा सका। खुशबू इस वक्त बेहद सुंदर लग रही थी। वैसे भी वह बेहद सुंदर थी, लेकिन अभी तो
उसके लिए शब्द भी नहीं थे। अभी वह परियों की रानी से भी सुंदर दिख रही थी। युगशेखर ने अपने सिर को हल्का सा जुम्बिश दिया और अपने दिमाग को ठिकाने लाया। फिर वो आगे बढ़ा, 2-3 लड़कियों को धकेलता हुआ आगे बढ़ा। लड़कियों ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। दिगंबर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। युगशेखर को उसकी मुस्कुराहट थोड़ी गहरी लगी, लेकिन इस वक्त युगशेखर को न तो गुस्से की परवाह थी, न ही मुस्कान की। तभी भैरवदत्त उसके पास से गुजरते हुए नीचे उतर रहे थे। युगशेखर ने भैरवदत्त के हाथ को धीरे से पकड़ा और ऊपर की तरफ खींचने लगा। भैरवदत्त इस सब के लिए तैयार नहीं थे और गिरते गिरते बचे। उन्होंने युगशेखर को घूरा। युगशेखर ने उन्हें ऊपर आने का इशारा किया। दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बढ़ने लगे। इधर खुशबू पल प्रतिपल बंगलों से बाहर जा रही थी। क्या हुआ? ऊपर पहुंचते भैरवदत्त घबराते हुए बोले, आपका मोबाइल कहाँ है? मेरी जेब? भैरवदत्त कोट की जेब को टटोलते हुए रुक गए। शायद कमरे में भूल गया, अभी लाता हूं। अभी रहने दीजिए, समय नहीं है। हुआ क्या? जल्दी से बताओ। भैरवदत्त के चेहरे पर परेशानी की रेखाएं स्पष्ट दिखने लगी। दत्त साहब, वह यही है, हमारे बीच। युगशेखर हाँफता हुआ बोला। कौन? अज्ञात फोन करता। क्या? हां, उसने आपके मोबाइल से मुझे फोन किया था। ओह माय गॉड! भैरवदत्त कुछ याद करते हुए, मैंने अपना मोबाइल तो खुशबू को दिया था, उसने मांगा था। हमें जल्दी से खुशबू के पास पहुंचना चाहिए, युगशेखर ने जल्दी से कहा और नीचे जाती हुई सीढ़ियों की तरफ भागा। भैरवदत्त भी पागलों की भांति युगशेखर के पीछे भागे। बंगलों के अंदर इस वक्त उन दोनों के अलावा कोई नहीं था और वो भी तो बाहर ही जा रहे थे। सब लोग ताजमहल में पहुंच चुके थे। बंगलों से बाहर जाते ही युगशेखर का पांव ठिठक गया। भीड़ बहुत थी। तब तक भैरवदत्त भी युगशेखर के पास पहुंचे। हम दौड़कर नहीं जा सकते, लोगों को गलतफहमी हो जाएगी और भीड़ में भगदड़ मच सकती है, युगशेखर हाँफते हुए बोला। जल्दी करो, मुझे मेरी बेटी प्यारी है, कहते हुए भैरवदत्त तेजी से आगे बढ़े। युगशेखर भी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन साथ साथ उसने फोन पर अमर्त्य विक्रम सिंह को खुशबू के पास जल्दी पहुंचने का निर्देश दिया। प्रिंट मीडिया के पत्रकारों के कैमरे फोटो खींचने में मशगूल थे, जबकि कुछ टीवी रिपोर्टर्स अपने अपने कैमरामैन के साथ रिपोर्ट करने में मशगूल थे। भैरवदत्त भीड़ को चिढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही मिनट में भैरवदत्त स्टेज पे खुशबू के पास पहुंच गए और अपनी उखड़ती हुई सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे। उनके ठीक पास में अमर्त्य विक्रम सिंह मौजूद थे। युगशेखर भी स्टेज के नीचे पहुंच चुका था। सब कुछ ठीक ठाक देखकर युगशेखर ने चैन की सांस ली। स्टेज पर इस वक्त खुशबू, दिगंबर, भैरवदत्त, ओमकार दत्त, कलावती देवी, रतन दत्त, फूलराज देवी, रचना, नैशा, ज्योति, नीलू और रसिक रंजन पायल के साथ साथ अमर्त्य विक्रम सिंह और सिमरन भी मौजूद थी। पीछे से डीसीपी सुब्बा राव की वर्दी झलक रही थी। खुशबू मुस्कुराते हुए नीचे खड़ी अपनी कुछ सहेलियों को स्टेज पर आने का इशारा कर रही थी। खुशियां अपना साम्राज्य फैला चुकी थी। सबके चेहरे खिले हुए थे। भव्यता अपने चरम सीमा पे थी। ठीक तभी डीजे हॉल में एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपेटें हॉल से बाहर की तरफ लपकी। अचानक एक धमाके से चारों तरफ शोरगुल और कोहराम मच गया। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। क्या फिल्म स्टार, क्या पॉलिटिशियन, सब बेतहाशा बंगलों के मेन गेट की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। आग तेजी से फैल रही थी। युगशेखर डीजे हॉल की तरफ भागा। ठीक तभी बंगलों के भीतर से हवाई फायर करते हुए 2 नकाबपोश बिजली की गति से ताजमहल सेठ की तरफ बढ़े। गोलियों की आवाज ने तो जैसे रही सही कसर भी पूरी कर दी। लोग बदहवास से हो गए और जान बचाने के लिए एक दूसरे पे गिरने लगे। जहां कुछ देर पहले खुशियों का माहौल था, उसी ताजमहल में चीख पुकार मची हुई थी। दोनों नकाबपोश स्टेज की तरफ बढ़े। तभी स्टेज पे खड़े अमर्त्य विक्रम सिंह ने एक नकाबपोश को निशाने पर लिया, लेकिन नकाबपोश चालाक था।
उसने तब तक अपने आप को एक मोटे आदमी के पीछे छुपा लिया और साथ में स्टेज की तरफ निशाना लगाया। अमर्त्य विक्रम सिंह ने देख लिया। अमर्त्य विक्रम सिंह को कुछ समझ में नहीं आया। उनके सिक्स्थ सेंस ने कहा कि समय कम है। उन्होंने अपनी बाहें चौड़ाई में फैला दी। तब तक नकाबपोश ने फायर कर दिया। अमर्त्य विक्रम सिंह बिजली की फुर्ती से अपनी हथेलियों से कुछ लोगों को पकड़ा और अपने शरीर की संपूर्ण शक्ति लगा के सबको स्टेज से नीचे की तरफ गिरे। अचानक इस शक्ति को सब नहीं झेल पाए और एक दूसरे को पकड़ने लगे जिससे कि वो गिरने से बच जाएं। सब एक दूसरे से चिपके स्टेज से नीचे गिरे। उनका गिरना था कि गोली जाकर स्टेज के पर्दे से टकराई और गुम हो गई। मुश्किल से 2 सेकंड का गैप था। ठीक तभी डीसीपी सुब्बा राव हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा हुआ, जिसने अपने आप को स्टेज पर ही गिरा लिया था। डीसीपी एक नकाबपोश को निशाना लगाने लगा। वही पल था जब युगशेखर डीजे हॉल से भागकर स्टेज के पास पहुंचा और एक चुप कर बैठा। उसने एक नकाबपोश को नहीं देखा। उसका ध्यान नीचे गिरे लोगों पर चला गया था। एक नकाबपोश ने उसे निशाने पर ले लिया। तब तक डीसीपी ने उस नकाबपोश पर निशाना लगा दिया। नकाबपोश फुर्ती से उछलकर अपनी दाईं तरफ गिरकर अपने आप को बचाया। तब तक युगशेखर को गलती का एहसास हो चुका था। उसने दोनों नकाबपोश को निशाने पर लिया, लेकिन तब तक दोनों नकाबपोश ने स्टेज की तरफ फायर किया। डीसीपी सुब्बा राव ने झुकते हुए अपने आप को बचाया। अमर्त्य विक्रम सिंह अभी भी नीचे गिरे हुए थे और वह सबसे ऊपर थे। उनके नीचे गिरे बाकी लोगों को वह न उठने के लिए बोल चुके थे। पिट पिट पिट। युगशेखर ने लगातार फायर किया, लेकिन युगशेखर के फायर से पहले नकाबपोशों को समझ आ गया था कि उनका बचना मुश्किल है। दोनों नकाबपोशों गजब की कलाबाजियां खाते हुए उन्होंने युगशेखर की गोलियों से पहले अपने आप को बचाया और फिर 2-3 बार बंदर की तरह जंप मारते हुए वो ताजमहल सेट के ऊपर चढ़ गए। युगशेखर और सुब्बा राव तेजी से ताजमहल टेंट के बाहर निकले। तब तक दोनों नकाबपोश टेंट के ऊपर से होते हुए बंगलों के कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगे। युगशेखर और डीसीपी दोनों ने नकाबपोशों पर फायर किया, लेकिन दोनों नकाबपोश बहुत ही कलाबाज थे। तब तक वो बंगलों की बाउंड्री की दीवार पर कूद गए और एक ही छलांग में वो दीवार से नीचे कूद गए। युगशेखर चिल्लाते हुए अभय से बोला, अभय, शूट देम। दोनों बाउंड्री से कूदकर बाहर भागे हैं। अभी युगशेखर कुछ और बोलना चाहता था कि ठीक तभी, नहीं, खुशबू, खुशबू। फूलराज देवी की दर्दनाक चीखती आवाज युगशेखर के कानों में पड़ी। वह स्टेज की तरफ भागा। नहीं बेटा, खुशबू बेटा। भैरवदत्त की चित्कार सुनाई पड़ी, खुशबू। दिगंबर की चिल्लाती रोती आवाज। युगशेखर और डीसीपी बला की फुर्ती से स्टेज के पास पहुंचे। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। खुशबू के सिर को गोद में रखकर फूलराज देवी चीखे मार मार कर रो रही थी। खुशबू का खून से सना हुआ हाथ और ग्रीन कारपेट पर बिखरा हुआ खून। खुशबू के पेट से खून अभी भी तेजी से बह रहा था। खुशबू की आंखें खुली की खुली थी और प्राण पखेरु उड़ गया था। सब दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। तब तक 2-3 टीवी न्यूज चैनल की लाइव वैन वहां पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी की आवाज सुनकर युगशेखर को होश आया। उसने देखा आग तेजी से फैल रही थी और वह तेजी से स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। सिंह साहब, जल्दी से यहां से बाहर निकालते हैं, युगशेखर ने कहा तो अमर्त्य विक्रम सिंह फुर्ती से आगे बढ़े। तब तक कुछ पुलिस वाले भी आगे बढ़े। सबको ताजमहल के सेट से खींच कर बाहर निकाला गया। कुछ ही देर में ताजमहल का सेट धूं धूं करके जलने लगा। कुछ ही देर में स्टेट के सभी न्यूज चैनलों पे एक ही न्यूज छाया हुआ था, भैरव दत्त की बेटी का खुलेआम कत्ल। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अपनी असफल कोशिश में लगे थे, लेकिन वो आग तो ना बूझनी थी, ना बुझी। धन्यवाद।